नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी कि कल जो है करंट का वीडियो हमारा नहीं आ पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा और आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। कल से अपने तय समय सीमा पर यानी कि सुबह 8 बजे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स मिला करेगा, ठीक है। तो आज है 18 जून और आज हम लोग दरअसल 16 से लेकर के 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मेरे द्वारा आपसे डेली की जाती है कि प्लीज सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ताकि इसका बेनिफिट जो है सबको मिलता रहे। और ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको कराता हूं, दरअसल ये आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम जो आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है उसके लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ में यूपी पीएससी आरओ या फिर अन्य जितने भी वनडे एग्जाम अभी आपके होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स जो है रिलेवेंट रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लास्ट में वीडियो के मैं एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न कराता हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए हो या फिर यूपी पीसीएस के लिए हो, वो मेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और मैं कहता हूं कि आप उसका जो है आंसर जरूर लिखा करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर और ऐड ऑन कर देता हूं कि अभी आपने देखा होगा एग्जाम यूपीएससी का हुआ है। यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैंने 7 मई से जो मैंने स्टार्ट किया है करंट, आप देखेंगे कि लगभग करंट अफेयर्स कुछ उसी फॉर्म में थे और लगभग अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न जो है मैच भी हुए हैं हमारे जो हमने स्टार्ट किया है। तो ये करंट अफेयर्स आपको बहुत फायदेमंद है। बस प्लीज आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करके मुझ पर इसको किया करिए। यहां से ना सिर्फ आपको आपका डायनामिक पोर्शन रेडी होगा बल्कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी यानी कि जीएस का सेक्शन भी आपका प्रिपेयर होता चलेगा, ठीक है। खैर, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका रिप्लाई आप लोगों ने दिया था और एक चीज आप सभी लोगों को थैंक्स कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत देखा। आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए, हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था जो कि बहुत ही कॉमन था, बहुत ही आसान था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था आपका कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो दरअसल जो आर्टिकल 164 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद से प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी अनुच्छेद यानी कि सभी आर्टिकल्स नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चर्चा में रहते हैं उनसे संबंधित आर्टिकल्स आपको तैयार करने होते हैं, प्लस जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं यानी कि जो संवैधानिक पद हैं उनसे संबंधित आर्टिकल, उनकी नियुक्ति, उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, उनके वेतन और भत्ते किस आर्टिकल से मिलते हैं, इन प्रकार के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। खैर, अब हम लोग आते हैं आज के पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि रज त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, यानी कि रज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका उड़ीसा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उड़ीसा में जो है रज त्योहार मनाया जाता है। और यह चर्चा में क्यों है, आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। तो रज त्योहार का संबंध उड़ीसा राज्य से है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ओके। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में पहली बार रज पर्व का आयोजन किया गया था, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह एक कृषि त्योहार है, पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि संबंधित पॉइंट्स जो है कूट के फॉर्म में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि 3-4 कूट दे देगा और फिर पूछ लेगा कि बताइए 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है या चारों सही है, ऐसा करके कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यानी कि जो ये रज त्योहार है, दरअसल ये रज त्योहार कृषि त्योहार है जो कि 3 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्योहार है। इस पॉइंट को अभी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस त्योहार के मनाए जाने का जो कारण है क्या है, मानसून की शुरुआत का माना जाना है। ये एक खास जो है इसका बिंदु है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, फटाफट आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए सुबैया नल्लामुथु को, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका अभिषेक बनर्जी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी अतुल सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका वी रंगास्वामी को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। देखो कॉपी पेन लेकर के ना आप लोग साथ में बैठा करो, इसका फायदा पता है क्या होगा कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि दरअसल क्या आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उससे प्रश्न आपके फंस रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कोई आप आर्टिकल कहीं से देख रहे हैं तो उससे प्रश्न आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब भी मेरा कैंडिडेट करिए कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, देखा करिए कि क्या आप क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो या नहीं सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट टाइप का हो जाया करेगा। देखो ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सुबैया नल्लामुथु को अभी वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो हाल ही में प्रसिद्ध वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुबैया नल्लामुथु को सम्मानित किया जाएगा। नाम और पुरस्कार दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सबसे लंबे समय तक चलने वाली वन्य जीव श्रृंखला यानी कि लिविंग ऑन द एज पर काम किया है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, श्री सुबैया नल्लामुथु भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उन्होंने लिविंग ऑन द एज भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली पांडा पुरस्कार विजेता पर्यावरण श्रृंखला में अपने काम में मान्यता प्राप्त की है। तो ये कुछ एक खास पॉइंट है। फिलहाल अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दरअसल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, तो सुबैया नल्लामुथु को मिला है। ये एक खास पॉइंट है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिटेल्स हमें करना जरूर होता है क्योंकि हो सकता है प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ ले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, क्या कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड MIFF के हर आयोजन में एक फिल्म निर्माता को भारत में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और इनके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है दरअसल क्या किया जाता है, पुरस्कार ये दिया जाता है। अब इसमें क्या कुछ होता है, तो इसमें दरअसल इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, जो पुरस्कार होते हैं पुरस्कार में सम्मान के रूप में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है या फिर क्या दिया जाता है, ऐसा कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स अगर कभी आपको मिले तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यानी कि जो आपको ये पुरस्कार वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये आपको दरअसल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमित से सु महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बताइए हेमित से सु महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर हो रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका मध्य प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका लद्दाख हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका राजस्थान होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लद्दाख में आपका हेमित से सु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो व्याख्या की अगर हम लोग बात करते हैं दरअसल, तो हेमित से सु महोत्सव का आयोजन लद्दाख में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और आपका एक टास्क आज का पहले है कि लद्दाख के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। टास्क नंबर 1 है आपका लद्दाख का प्रशासन, लद्दाख की जो है जनसंख्या और बाकी जो चीजें यहां पर होती हैं, लद्दाख के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका पहला टास्क हो गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे हेमित से सु महोत्सव के बारे में। तो दरअसल यह लद्दाख में मनाया जाता है। दूसरा, यह त्योहार गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस अवसर पर प्रार्थना की जाती है और साथ ही साथ में मास्क डांस किया जाता है और भित्ति चित्र ठनका को प्रदर्शित किया जाता है। हो सकता है आपसे कभी पूछ ले एग्जाम में कि कौन से भित्ति चित्र का प्रदर्शन किया जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा ठनका भित्ति चित्र। ठीक है,
और मास्क डांस किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये करंट के, अगर हम चाहें, आप चाहें तो इसको आर्ट एंड कल्चर से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका आरबीआई हो जाएगा, या फिर सी ऑप्शन आपका रोडवेज सर्विस हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। बताइए मुझे फटाफट आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो फिर इसका उत्तर होगा कौन सा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय रेलवे होगा इसका सही उत्तर। चलिए आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्यों इसको शामिल किया गया इसमें? क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के लिए यह पुरस्कार रेलवे को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था, इसमें भारी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका कि हाल ही में गुजरात में किसे प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया गया है? यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ खास अचीवमेंट है गुजरात के लिए ये। तो आइए देखते हैं किसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहले तो आप लोग बताइए कि किसे प्रिक्स वर्साय पुरस्कार जो है दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, या फिर विधानसभा गुजरात का, या फिर गुजरात के उच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। ठीक है, आइए इसके हम लोग व्याख्या के बारे में देखते हैं। चलिए, तो हाल ही में गुजरात में स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय को प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं स्मृति वन भूकंप स्मारक एवं संग्रहालय जो है, ये जो पुरस्कार दिया गया है ये क्या है, वर्ष 2015 से शुरू किया गया था। यह पुरस्कार वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्या ये जो आपका पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे क्या है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ही इसको शामिल किया गया है। तो दरअसल यूनेस्को यानी जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में क्या है पॉइंट कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह पॉइंट आपको दरअसल क्या करना है, ध्यान रखना है। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा, वैज्ञानिक, संस्कृति और संचार में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा के सहयोग में बढ़ावा देना है। यह यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस प्रश्न को पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्मृति वन भूकंप स्मारक है, दरअसल ये गुजरात में जो है और इसमें क्या हुआ था कि जो गुजरात में जो भूकंप आया था उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो वहां पर हैं, उपस्थित हैं। और इसको फिर यूनेस्को ने क्या किया है, इसको प्रिक्स वर्साय पुरस्कार दिया है, तो इसलिए चर्चा में है। ठीक है, हो सकता है सीधे आपसे पूछ ले कि कहां पर अवस्थित है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, तो आपको इसका उत्तर जो है तुरंत देना है कि कहां पर अवस्थित है। यह है आपका अवस्थित कहां पर, गुजरात में है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और पुरस्कार कौन सा? ये प्रिक्स वर्साय पुरस्कार कब से शुरू किया गया? 2015 से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्यों दिया जाता है? रीजन इसका ये है। क्या है रीजन इसका? ये है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने की घोषणा की गई है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। $50 बिलियन की जो है लोन देने की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए IMF के द्वारा यूक्रेन को लोन दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, 5 देशों का समूह है जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। और ब्रिक्स पर मैंने आर्टिकल भी कराया हुआ है, यानी क्वेश्चन कराया हुआ डिटेल्स में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और हाल ही में ब्रिक्स की समिट भी हुई थी, तो ब्रिक्स के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। टास्क आपका सेकंड है, अगर आपने नहीं देखा होगा पिछला वीडियो तो देख लीजिएगा, 2 वीडियो पिछले। अगर और साथ ही साथ में टास्क 2 आपका हो जाएगा, ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और ब्रिक्स की क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, ये आपको डिटेल्स में देखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो है किस संस्था के द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने की घोषणा की गई है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, IMF, ब्रिक्स, G7 या फिर WTO। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात G7 के द्वारा अभी यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने की घोषणा की गई है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में G7 के द्वारा यूक्रेन को $50 बिलियन लोन देने की घोषणा की गई है। और अब हम लोग थोड़ा सा G7 के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो 1975 अर्थात 1975 में इसका गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके कुछ खास पॉइंट्स और हैं G7 के बारे में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से देश इसमें बाद में शामिल किए गए थे। फिर पहले G8 हो गया था, फिर G7 हो गया, अभी वर्तमान में कौन कौन से सदस्य देश हैं इसके, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिलहाल G7 देशों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान और अमेरिका है। इसको आप लोग एक बार डिटेल्स में जरूर से देख लीजिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए इस जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन में कौन सा देश सम्मिलित है या कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका इसरो के संस्थापक, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान मिशन फर्स्ट के डायरेक्टर थे, या फिर ये कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर डी आपके कौन थे, साहित्यकार थे। ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, फटाफट सोच के जल्दी से बताइए आप लोग। तो फिर इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट था उसके ये डायरेक्टर थे। और चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट था उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता होगा। बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए चंद्रयान मिशन का सक्सेस होना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट्स को। तो हाल ही में श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। वह चंद्रयान मिशन फर्स्ट के क्या थे, डायरेक्टर थे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चंद्रयान फर्स्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो यह मिशन दरअसल क्या हुआ था, यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रक्षेपण यान कौन सा था, इसका प्रक्षेपण यान था PSLV C11 था। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, क्या पॉइंट याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक ठीक, एक बात है। और अगर कोई अभियान, योजना और अभियान, ठीक है, अभियान, ठीक, योजना और अभियान, ये 2 ऐसे न्यूज होते हैं जो विगत कई वर्षों पुराने पूछ लिए जाते हैं। यानी कि चंद्रयान मिशन पुराना हो गया है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ एक अभियान होते हैं, कुछ योजनाएं जो होती हैं, योजनाएं भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी होती हैं। योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी पुराने प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है, यानी कि पुरानी जो न्यूज होती है वो पूछ लेता है। इसलिए योजना और साथ ही साथ में जो भी अभियान हुए होंगे उनके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। जैसे कभी कभी होता है, क्या होता है कि आप लोग कहते हैं सर ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया। पुराना नहीं होता है, योजना और अभियान हमेशा से ही क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो पुराने पूछ लेता है। तो जब भी आप कोई मैगजीन पढ़ें या मेरे द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स को पढ़ें, तो अगर मैं उसको पढ़ाऊं तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करिएगा। ये मत सोचिएगा कि चंद्रयान मिशन, चूंकि आप देखिए जो डायरेक्टर थे इसके, इनका निधन हो गया, तो अगर निधन हो गया तो सिंपल सी बात है कि फिर चंद्रयान मिशन फर्स्ट जो है ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो डिटेल्स में आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा। और चंद्रयान मिशन जो है अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी और उसने जो है काफी कुछ वहां से इमेजरी भेजी थी जो है धरातल पर। उसके बाद जो है फिर ये अपना काम करना बंद कर दिया था। और इसका फायदा जो है न सिर्फ भारत को हुआ था, बल्कि जो है अलग अलग देशों को हुआ था जो उन्होंने इमेज जो है भेजी थी वहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको जरूर पता होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन नंबर ए सिरिल रामाफोसा को, या फिर विजय रामाफोसा को, या फिर जैकब जुमा को, या फिर डी क्लर्क को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो फिर इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिरिल रामाफोसा को भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में क्या है, चुना गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में सिरिल रामाफोसा को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में 2-3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो दरअसल सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेल्सन मंडेला जो है आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत जो क्या है इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका के राजधानी की बात करते हैं तो दरअसल इसकी 3 राजधानियां हैं। एक है आपकी प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका राजधानी है यहाँ की, दूसरी राजधानी इसकी ब्लूमफॉन्टेन है जो कि न्यायिक राजधानी है, और तीसरा है कैप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका की क्या है, विधायी राजधानी है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारा आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है आप लोग कमेंट्स और ज्यादा जो है इसका रिप्लाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मनोबल बढ़ता है और मिलता है, और साथ ही साथ में कुछ और बेहतर, कुछ और नया करने का मुझे जो है मनोबल मिलता है। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है। और यहां पर यह भी मुझे मालूम चलता है कि दरअसल आप लोग सिंसियरिटी के साथ में अपनी पढ़ाई को कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगता है आपको रिप्लाई करने में। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के रिप्लाई जरूर किया करिएगा। प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए कितना सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर भी आज के ही वीडियो में छुपा हुआ है। चाहे तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या फिर चाहे तो आप तुरंत गूगल करिए और इसका आंसर फटाक से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। खैर अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर जिसका अभ्यास आपको अपने घर पे करना होता है और कोई दिक्कत होती तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ये आपका जीएस पेपर 3 में जाएगा एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि जैव विविधता क्या है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी इसको बोलते हैं हम लोग। पूछा है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, समझाइए। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसका जो है अभ्यास जरूर करिएगा। कोई समस्या आएगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। आप लोग को वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा। सारे न्यूज को आप लोग कवर अप करते रहिएगा और जरूर देखा करिए कि आप लोग जो है कितने उत्तर आप सही कर पाते हैं, ठीक है। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।